आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात मानव पाचन तंत्र के बारे में। ये पूरा जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से आप सभी के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि अपने आप में भी ये पूरा तंत्र है। इसका मतलब ये एक सिस्टम है और सिस्टम से बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इसमें अंग हमारे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें अपने एग्ज़ाम में देखने को 90 से 95% चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। सो प्लीज़ आप सभी लोग जो है इस वीडियो को कंटिन्यू आराम से बढ़िया तरीके से देखिए, समझिए। ये हमारा आप सभी से प्रॉमिस है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे एग्ज़ाम का हमारा ट्रेंड छोटा हो या फिर एग्ज़ाम हमारा बहुत हायर कैटेगरी का हो, कोई भी एग्ज़ाम दो, आप इस वीडियो के माध्यम से उन सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से टैकल कर सकते हो। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए भाई, आपको हम इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा व्यूअर्स जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है, उसे बायोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं। देखो भाई, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जनरल साइंस में हम लोग कुल 3 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें कि होता क्या है कि बायोलॉजी का वेटेज हमारे एग्जाम में, जो कि हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे इस बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। उसी बायोलॉजी का एक टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैं आप सभी से आज डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए, कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपका इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटरेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, इंटरेस्ट थोड़ा सा आपका इंक्रीज कर जाए। देखिए, यहां पे सबसे पहले हम एक व्यक्ति को बना दे रहे हैं और ये हैं, इनका नाम हमने क्या रखा है, चंगू। ठीक, अगर किसी का नाम हो तो आप बुरा नहीं मानना, हमने इनका नाम रखा है चंगू। ठीक है, देखिए इन चंगू साहब की जो पूरी होल बॉडी है, अगर हम इस पूरे होल बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पे जाएं कि इनकी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है जिससे इनकी पूरी बॉडी बनती है, तो हम लोगों को बताया गया है कि देखो भैया, इन चंगू साहब की जो सबसे इनकी बॉडी जो बनी हुई है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तो वो है सेल। ठीक, वो है सेल, और इसी सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये जो सेल है, ये देखिए, ये सेल है। ठीक है, अब सेल को भी, ये देखो चंगू लाला है, हम यहाँ पे एक सेल बना दिए हैं। ये सेल है, आप इसे नहीं, आदमी नहीं है, ये सेल है। ठीक है, अच्छा ये सेल है। सर ऐसा ही सेल होता है? अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को इंटरेस्ट वे में बनाने के लिए हम ऐसा बना दिए हैं। ठीक है भैया, ये सेल है, तो इस सेल को भी जीने के लिए, ठीक है, बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब बात आई कि इसे एनर्जी मिलेगा कैसे, तो इसे एनर्जी देने के लिए इसके पास एक पतली सी ब्लड की ट्यूब्स ऐसे रहती है, जिसमें से ग्लूकोज और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से इस ब्लड के द्वारा जो है इस हमारी सेल को दे दिया जाता है। अभी के लिए आप इतना समझो, ये कहाँ से आ रहा है खाना पीना, हम आपको इसी में समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि एक पतली सी ब्लड की ट्यूब है, ये ब्लड ट्यूब्स है। ये क्या है, ये है ब्लड ट्यूब्स, या फिर हम इसे ब्लड कैपिलरी कह सकते हैं। इसी ब्लड कैपिलरी में ब्लड के साथ क्या हुआ, क्या आया है, इनके साथ खाना पीना बढ़िया से आया, और उस खाने में क्या आया, तो हम कहते हैं कि भैया देखो C6H12O6 आया इसी ब्लड के माध्यम से, और हमने इस सेल को पकड़ा दिया कि साहब लो अपना खाना तुम पकड़ो। ठीक, अब ये सेल रोने लगी। हमने पूछा भाई रो क्यों रहे हो तुम? कह रहा देखो भैया, हमें सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, हमें आप क्या करो, ऑक्सीजन भी ला के दे दो, तभी तो हम इन दोनों का रिएक्शन करा पाएंगे। हमने कहा अरे यार तुमको और कुछ चाहिए? करें हाँ देखो, तो इसके पास एक पतली सी और ऐसे ट्यूब रहती है ब्लड की। सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस से रहोगे तो आज तक आपने ऐसा, ये जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो है, ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। और आप एक बार पढ़ लो ध्यान लगा करके, आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो, तो ये जो हमारे पास ये जो ट्यूब्स है, तो यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है,
यहाँ से ऑक्सीजन आ गया इसके पास, ठीक है। हमने कहा भैया तुम रो मत, मैं तुम्हें ऑक्सीजन भी दे दिया। अब ये खुश हो गई कि सर इधर से आपने तो मुझे क्या दिया है, इधर से मैंने तुम्हें ये C6H12O6 ग्लूकोज दे दिया और इधर से मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दे दिया। इसने कहा हाँ भैया अब हम खुश हो गए हैं। अब जैसे ही इसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो ये सेल क्या करती है, इसमें इन दोनों का रिएक्शन कराती है और रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलता है जरा आप देखिए। यहाँ से हमें क्या मिलता है, CO, यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा भैया, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक तो ATP मिल जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसे कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, तो और मिलता है इसको इस सेल के द्वारा निकाला गया क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और क्या, अरे भैया वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सर हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल है, और एक सेल को सर जीने के लिए क्या क्या चाहिए, इसे ग्लूकोज चाहिए और इसे ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने जब इसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन दिया तो सर ये आपस में इसका क्या कर दिया, इसने रिएक्शन करा दिया, और रिएक्शन करा के क्या बना रही है, ATP बना रही है। अपने जीने के लिए, अपनी पूरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसने ATP बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर वेपर बनाया। अरे ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो धड़ाधड़ यही निकलता है, तो यही वाला ऑक्सीजन हमारा, यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। इतनी बात आप समझ चुके हो, ठीक। अब देखो, तो इस ब्लड की ट्यूब के द्वारा जो ये C6H12O6 दिया जा रहा है ना, इसका पूरा एक सिस्टम है, कैसे खाने में से इसको हम निकालते हैं, कौन कौन सी ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स रहेंगे वो सभी इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो भैया उन सभी को हमें विस्तार से पढ़ना है। और एक्चुअल में हमने जो इनको ये खाना पहुंचाया ना, यही पूरा हमारा प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। और सर ये वाला जो इसको ऑक्सीजन पहुंचाए, अरे भैया ये वाला पार्ट तो हमारा किसका होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने आपको पढ़ा चुका है, जा करके देखो वीडियोस में, जा करके प्लेलिस्ट में ढूंढो, बायोलॉजी वहाँ मिलेगी, और उसमें हमने 2 पार्ट में आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया है। अब इतनी बात देखो आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आप लोग अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही रफली कॉपी में अपने नोट कर लो, ठीक। चलो, इतना काम हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखो एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लो। अब क्या है भैया, देखो हमारे पास जो ये सेल है ना, ये सेल हंस रही है, हंसा दो थोड़ा इसको, हंस रही है। हमने कहा यार सेल एक काम करो, हम तुमको कुछ चावल दाल दें, क्या खाओगी, कह रहे नहीं। हमने बोला फिर क्या खाओगी, कह रहे भैया देखो तुम जो मुझे राइस दोगे ना, तुम जो मुझे राइस देते हो, जो पका करके तुमने राइस जो खाया है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इस राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो अगर आप हमें कार्बोहाइड्रेट भी निकाल के दोगे तभी मैं नहीं लूँगी। हमने बोला भाई क्या लोगे तुम, तो कह रहा है कि हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं, हमको इस कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म दो जिससे हम एनर्जी बना पाएँ। हमने कहा अरे क्या, तो कह रहा है कि देखो भैया हमको तुम ग्लूकोज दो, हमको तुम ग्लूकोज दो। तो इस सेल का फूड क्या है, ये ग्लूकोज। हम इसे कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते, हम इसको दाल चावल रोटी सब्जी पनीर वनीर नहीं खिला सकते। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या लेती है, ये किसी भी फूड आइटम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे ये लेती है और फिर उसको ब्रेक करके ये एनर्जी बनाती है। तो जैसे इस कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट पार्ट ये ग्लूकोज हो गया, उसी तरीके से ये प्रोटीन जो होती है,
प्रोटीन, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, ठीक है, अमीनो एसिड होता है, ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट अमीनो एसिड होता है। अच्छा, फिर फैट का क्या होता है भैया? अरे फैट का होता है क्या? ग्लिसरॉल होता है, या फिर आप क्या कह सकते हो? फैटी एसिड, या फिर क्या? फैटी एसिड। अच्छा एक बात बताएं, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो भाई, बायोलॉजी में ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, इस पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम डिस्कशन करेंगे ना, क्षुद्रांत, बृहदांत, भाई साहब पागल हो जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक बार, जैसे कि मान लो, अब ये सब तो हिंदी आप लोगों को पता होगी। डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? पाचन होता है। सिस्टम का मतलब क्या हो गया? तंत्र हो गया। ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हर बच्चा लगभग जो भी तैयारी कर रहा होगा ठीक ठाक तरीके से, तो वो इतनी बात को समझ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे हिंदी इंग्लिश की समस्या मान लो आ भी रही है, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे कहने से तो थोड़ा सा सर्च लगा करके उसकी हिंदी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हिंदी बड़ी ही इसकी टिपिकल्स होती हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में बनाए रखना, या फिर अगर आप इंग्लिश भी समझ लेते हो तब भी आप अपने पेपर को बड़े आसानी से क्रैक कर लोगे, क्योंकि आपका पेपर जो होता है वो दोनों मोड में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होता है। तो आप वहां से देख करके आसानी से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, चलो बातें समझ में आ गई कि नहीं? मतलब अगर हमने फैट लिया, हमने फैट से रिलेटेड कोई भी फूड आइटम लिया, तो उस फूड आइटम को हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ ताड़ करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा, तभी हमारी सेल उसको एक्सेप्ट करेगी। बात समझ में आया कि नहीं? तभी वह ब्लड की ट्यूब्स में जा पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस अमीनो एसिड क्या है, तो बताना कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट पार्ट। आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तो आप बताना ग्लूकोज। ठीक है, आपसे पूछे कि फैट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तो आप कहना फैटी एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा ठीक है, यहां तक सर बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो हमारी सेल यहां पे है, ये हमारी सेल हो गई। ये हमारे पास एक है फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम हो जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट रिच हो सकता है, प्रोटीन रिच भी हो सकता है, या फिर फैट रिच हो सकता है। कोई भी फूड आइटम हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फूड आइटम के, इस जो भी हमारे पास फूड आइटम है, इसके सिंपलेस्ट पार्ट में जाना पड़ेगा। जैसे अगर ये कार्बोहाइड्रेट रिच एक फूड है, तो हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा। कहां पे? ग्लूकोज। ठीक है, तभी तो वो सेल लेगी। तो हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के लिए एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो पूरा प्रोसेस हमारा इसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया कि नहीं? टॉपिक हमारा लिंक करिए। देखिए इस फूड आइटम के, ये जो भी हमारे पास फूड आइटम है, इसके सिंपलेस्ट पार्ट को लाने के लिए, जो कि ये सेल एक्सेप्ट करे, वहां तक जाने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसी प्रोसेस का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो गया यहां तक बात? चलिए अब आगे सुनिए जरा ध्यान से। अब देखिए भाई, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। इतनी तो चर्चा हमने आपसे ऐसे की कि एक जनरल नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा हो जाए कि हाँ यार अब हमें थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आ रही हैं, जिससे हमारा टॉपिक जो है आसानी से वो लिंक हो सके। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन का मतलब हम लोगों की बात हो रही है इसमें हम एनिमल की बात नहीं करेंगे। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ अलग है, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग अपने बारे में बात करने वाले हैं। डाइजेस्टिव का मतलब एक तरीके से पाचन। और पाचन क्या? पाचन का मतलब यही कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड आइटम से हम क्या करें, उसके सिंपलेस्ट वाले पार्ट को एकदम ला दें, वही हमारा पाचन है। बात समझ में आया कि नहीं? वही हमारा क्या है? पाचन है। ठीक है, अब देखो इस पचे हुए भोजन को भी हमें कहां ले जाना पड़ेगा? सेल के पास लेके जाना पड़ेगा, तब वहां से एनर्जी मिलेगी। तो भोजन का पच जाना का मतलब एनर्जी बनाना थोड़ी होता है। बात समझ में आया कि नहीं? वो तो फाइनली जब सेल के पास जाएगा तब एनर्जी मिलेगी ना, ऐसा थोड़ी मिलता है एनर्जी। ठीक है, अच्छा तंत्र का मतलब क्या है? देखो तंत्र का मतलब क्या है, जैसे होता क्या है कि हम लोग जहाँ भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम भी पढ़ाते हैं, कुछ और भी टीचर्स पढ़ाते हैं। अगर उन सभी को हम मिला देना तो वो एक तंत्र बन जाता है, और उस तंत्र का एक हम हिस्सा हैं, एक वो और भी टीचर्स हिस्से हैं, जो कि उन सभी लोग क्या करें, उस सिस्टम में इन्वॉल्व होकर के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव का मतलब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तभी हमने इसको क्या बोला है? तंत्र बोला है। ठीक, अच्छा अब आ जाइए
आइए हम लोग थोड़ा सा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, ये पूरा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम इसको दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक होगा हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। एक तो हमारे पास, इसको हम आहार नाल कहते हैं। क्या? आहार नाल। और एक और क्या होगा भैया? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक होगा हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सर ये एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ डेटा नोट कर लो। कुछ बुक वाले क्या किए हैं, हमारे पास अलग अलग राइटर की बुक्स हैं जिसमें अलग अलग डेटा ये लोग दिए हैं। जो हमारे पास एनटीपीसी की बुक पड़ी है उसमें बोला गया कि आहार नाल की जो लंबाई है वो 9 मीटर। हमारे पास जो यूपीएससी के सेक्शंस की कुछ बुक्स पड़ी हैं उसमें बोला गया कि 10 से लेकर के 14 मीटर, ठीक। हमारे पास जो महेश कुमार बर्णमाल पड़े हुए हैं उन्होंने कहा है कि 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर। तो हमने ये देखा है कि ज़्यादातर बुक्स में क्या बोला जा रहा है, 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर, ठीक है। तो आप इसी रेंज को लेकर के चलिएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई है। अब बात है कि सर ये एलिमेंट्री कैनाल होता कहाँ से कहाँ तक है? तो हमारे माउथ से लेकर के, हमारे इस माउथ वाले सेक्शन से लेकर के हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है एनस। उस एनस वाले पार्ट तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। कहाँ कहाँ तक? एक तो भैया हमने लिया है माउथ वाला सेक्शन, क्या? माउथ वाला सेक्शन। और सर कहाँ तक? एनस तक। तो इस माउथ से लेकर के एनस वाले तक सेक्शन जो है हमारा, यही हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है जरा उसको सुनिए आप। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें आता है माउथ वाला सेक्शन। और इस माउथ वाले सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं जरा ध्यान से इसको सुन लीजिए आप। इस माउथ वाले सेक्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है? इस माउथ वाले सेक्शन में सबसे पहले हमें टीथ पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है? हमें टंग पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है? हमें सलाइवा पढ़नी है। क्या? हमें सलाइवा पढ़नी है। और क्या पढ़ना है? हमें भैया पढ़ना है यूवेला पढ़ना है, टॉन्सिल पढ़ना है, ठीक है। हमें टॉन्सिल पढ़ना है। और कुछ बचा क्या? अरे नहीं भाई, बस इतना बात हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है, ठीक है। ये माउथ वाले सेक्शन में बकल केवटी, नसल केवटी सब इसी में पढ़ा देंगे आपको। अच्छा, और क्या है? और सुनिए दूसरा सेक्शन, माउथ से जैसे आप नीचे जाते हो ना तो फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स लेरिंग्स हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इसे पूरा कवर किया है तो नहीं बताते इसको। आगे चलेंगे माउथ वाले सेक्शन से OESO, आइसोफेगस, आइसोफेगस पाइप। अभी आपको सब दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। आइसोफेगस पाइप जिसे हम एक कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? फूड पाइप, फूड पाइप। ये है फूड पाइप, ठीक है। अच्छा, आइसोफेगस पाइप या फिर फूड पाइप, ठीक। अच्छा, तो इसे हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, भोजन हमारा नीचे ऊपर कैसे जाता है, म्यूकस कैसे रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? और उसके नीचे जाओगे तो भैया आ जाता है क्या? STOMACH, स्टमक। स्टमक का मतलब पेट, हमारा जो पेट है, ठीक है। अच्छा, इस पेट के बाद क्या आता है? पेट के बाद आपका भोजन कहाँ जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का कुल 3 पार्ट होता है। इन तीनों पार्ट को, नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको भाई? एक मिनट मैं देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ, अभी तक तो दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं ऊपर लिख दूँ, है ना। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाई देखो 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम बाद में समझाएंगे, अभी के लिए आप थोड़ा सा देख लो। अच्छा, फिर क्या बचा सर? अरे अभी भी बचा है क्या? स्मॉल के बाद क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या आता है? इसमें आप याद रखिएगा CCR का मतलब सीकम, कोलम और रेक्टम।
सीकम, कोलम और रेक्टम। अच्छा, अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में सर क्या क्या हुआ, सुनो, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाओ। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में भैया क्या क्या देखोगे तुम, सबसे पहले आपको इसमें बताएंगे क्या, सलाइवा का पूरा पूरा फंक्शन, ठीक, सैलिवरी ग्लैंड्स में कह सकता हूं, सैलिवरी ग्लैंड्स। और क्या है, अरे सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, लीवर, कंप्लीट लीवर पढ़ेंगे, लीवर का क्या इसमें पूरा पूरा फंक्शन होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पैंक्रियाज, क्या पढ़ोगे, पैंक्रियाज। इतना तो आपको पूरा पूरा इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये पूरा पूरा एक टॉपिक, क्या पूरा पूरा एक चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, जिसमें आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो काफ़ी लंबा पोर्शन जो है ये पूरा पूरा हमारा टॉपिक कवर करेगा और बहुत ही आसान वे में आप सभी को मैं ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक, तो क्या क्या बोलोगे भैया, मानव जो पाचन तंत्र है इसको दो भागों में डिवाइड किया, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हमने क्या बताया, देखो एनटीपीसी वाले भैया आप लोग 9 मीटर मार देना, यूपीएससी वाले क्या करेंगे वो 10 से 14 मीटर का डेटा याद रखेंगे वहाँ पर, क्योंकि बुक्स में ये सब मेंशन है। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं पे कुछ बुक्स वाले 9 से 10 मीटर भी दिए हैं, तो लोअर एग्जाम में आप 9 मीटर के लगभग आप इसे मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यूपीएससी वाले क्या करेंगे 10 से 14 मीटर का डेटा याद रखेंगे। ठीक, क्या क्या इसमें आता है, माउथ वाला सेक्शन आएगा, ऑइसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। इसके पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डीजीआई और लार्ज इंटेस्टाइन का सीसीआर। सीसीआर का मतलब सीकम, कोलम एंड रेक्टम। इतनी बात बोलो, क्लियर हो गई, बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया। अच्छा, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी क्या होता है, सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स और लीवर, इसके बाद पैंक्रियाज होता है। आइए अब हम क्या करते हैं, एक साइड में एक पिक्चर लगा देते हैं। ठीक, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की इस साइड में और इस साइड में उसे बना देता हूं। ठीक है, और ये सारे पार्ट्स को मैं उसमें मेंशन कर देता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहां तक अच्छे से देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसे एक एक पार्ट को कंटिन्यू करके आपको समझा देंगे। ठीक है, आइए चलिए भैया रेडी हो जाइए आप सभी लोग, हमारे साथ आप भी बनाइएगा। हालांकि हमारा तो बहुत बढ़िया डायग्राम वायग्राम नहीं बनता, देखो भाई रफली मैं बना दे रहा हूँ। देखो इधर देखो जरा ध्यान से, इधर इस साइड में मैंने लगा दिया है पिक्चर, अब उसे भी देखते रहो और यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ अपनी कॉपी में बना लो ना। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे मुंह को अपने ओपन करें, माउथ को ओपन करें, तो एक तो देखो ये पूरा पूरा ये वाला सेक्शन है जिसमें आप भोजन वोजन ठूस देते हो, और एक ये नाक वाला सेक्शन होता है। तो नाक वाले सेक्शन को कहते हैं नसल कैविटी, नसल कैविटी, और ये माउथ वाला सेक्शन है तो इसे कहते हैं माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, या फिर हम लोग इसे एक नाम देते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी। क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये पूरा पूरा सेक्शन आपस में ऐसे मिल जाता है, पूरा पूरा सेक्शन इस तरीके से आपस में ऐसे मिल गया है। ध्यान से देखो, तो जो सेक्शन नसल कैविटी और बकल कैविटी जहां पे आपस में मिली है ना, इसको कहते हैं फेरिंग्स, इसे कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स से जब आप नीचे आते हो तो ये ही हमारी जो पूरी पूरी एक पाइप है ना, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक पाइप हमारी ऐसे करके चली आएगी, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं इस वाली को विंड पाइप, विंड पाइप। आगे वाली हमारी विंड पाइप होती है, और पीछे वाली जो ये पाइप आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इसी को हम कहते हैं क्या, फूड पाइप। और फूड पाइप अभी मैंने आपको बताया था। देखो, जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो वो क्यों मर जाता है, देखो हमारा जो ये पूरा पूरा गर्दन है, नेक, इसका आगे वाला जो एक पाइप है, जैसे ये दो पाइप है ना हमारे पास, एक पाइप ये है एक पाइप ये है, तो हमारे पास जो ये फूड पाइप और विंड पाइप है, तो ये जो विंड पाइप है ना, ये आगे है और फूड पाइप इसके पीछे है, ऐसे फूड पाइप इसके ऐसे पीछे लगी हुई है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमारा गला दबाएगा
तो होगा क्या कि हमारी विंड पाइप दब जाएगी। आगे देखो क्या है, विंड पाइप है, आपको सर पीछे से भी ये भी तो दब जाएगी। अरे नहीं भाई, इसके पीछे बहुत सारा मसल लगा हुआ है, तो ये हमारा फूड पाइप नहीं दबता है, विंड पाइप दब जाता है। और विंड पाइप दबने का मतलब व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, और उस सांस ना लेने के कारण ऑक्सीजन उसके बॉडी में नहीं जाएगी और वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं करता है, मर जाता है। तो आगे हमारी विंड पाइप होती है, पीछे हमारा फूड पाइप होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी विंड पाइप को जब हम भैया आगे ऐसे बढ़ाते हैं ना, ऐसे ध्यान से देखो भाई, बहुत अच्छा बनाने की मेरी कोशिश है, लेकिन मुझसे बनेगा नहीं उतना अच्छा। देखो ये हमारी फूड पाइप हो गई, यहाँ पर एक जे लाइक का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके बन जा भाई, ठीक ऐसे जे टाइप का एक क्या होता है स्ट्रक्चर। थोड़ा इधर बन गया यार। ये ऐसे करके एक जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम कहते हैं स्टमक। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद क्या होता है, इसी से एक इस तरीके की हमारी पाइप जो है वो जुड़ी होती है, ऐसे करके, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन थोड़ा मैं पहले इसे बना लेता हूं, फिर बताता हूं सब कुछ। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा ये वाला जो रीजन है ना, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और अंदर वाला जो पतला सा पाइप दिख रहा है ना, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। सर ये सब तो क्लियर हो गया। अच्छा सर वो बताइए, जो माउथ वाला सेक्शन एनस वाला आप बता रहे थे, ये देखिए हमारा क्या है, एनस है, जहाँ से हमारा फूड क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और ये किसका पार्ट है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जैसा वहाँ भी आपको दिख पा रहा होगा। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। आगे सुनो जरा भाई, एक बात और समझ लो आप, एक बात थोड़ा और समझो। क्या समझना है जरा ध्यान से देखो। सर अभी आपने क्या बताया था, अरे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में आपने बताया था, मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, पैंक्रियाज, ये कहाँ है? आ जाओ सुनो, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ क्या, जिससे यहाँ पे ये बन जाए। देखो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक इस तरीके का हमारा डायफ्राम के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए कुछ यहाँ इस तरीके से, ऐसे करके एक हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीवर कहते हैं। ये हमारे पास लीवर है। और सर एक स्ट्रक्चर बचा, हाँ एक और बचा है क्या, देखो यहाँ पे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं पैंक्रियाज। इसे कहते हैं क्या, पैंक्रियाज। और ये क्या हो गया, लीवर हो गया। लीवर आगे चल के ये इस तरीके से बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, और यहाँ एक ऐसी संरचना होती है जिसमें ये आकर के पहले फिल होता है। ठीक है, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो इतनी बात है इस पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया हूँ। आप इसे एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। ऐसा ही आपके यहाँ पे माउथ से लगा करके पूरा एनस वाले रीजन तक ऐसा कुछ है। कभी मुर्गा कटते देखे हो, उसका पचौनी दुनिया भर के निकालता है कि नहीं, तो तुम्हारे भी पेट में इस तरीके से पचौनी है। अच्छा एक बात थोड़ा और समझ लो भाई, क्या, जैसे ये अपने हो गए चंगुलाला। कौन, चंगुलाला। ठीक है, और ये हो गया चंगुलाला का हाथ, और ये हो गया चंगुलाला का पेट। ठीक है, और ये हो गया इनका पैर। देखो
एक बात थोड़ा और समझ लो, मैं बार बार जब बोलूँगा तो आप यहाँ से समझ जाओगे, बस यही मैं चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायफ्राग्राम। क्या? डायफ्राग्राम। नहीं समझ में आ रहा डायफ्राग्राम क्या होता है, जाकर के वीडियो देखो। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस डायफ्राग्राम के ऊपर का जो चैम्बर होता है इसे कहते हैं थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर, ठीक है। और जस्ट डायफ्राग्राम के नीचे क्या होता है, तो इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? ये सभी भैया हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोनो अगर चाकू मार दिया है एब्डोमिनल कैविटी में तो कहाँ लगेगा? ये इन सारी चीज़ों में लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई मार दिया तो लीवर में भी लग सकता है, क्योंकि डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे हमारा लीवर होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे होता है। तो अगली वीडियो में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके पूरा माउथ वाले सेक्शन को, फूड पाइप के बारे में, लीवर के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में, स्टमक के बारे में, इन सभी को हम 1 बाय 1 आप सभी को डिलीवर करने वाले हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।